भैया और राम राम नमस्कार। हमें तो चिंते हुई नाम है हमारा सचिन चौधरी। आज हमारे संग एक ऐसी शख्सियत है जो बोले तो हिंदी में, लेकिन बड़ी काम की शख्सियत है और युवा हैं, चर्चित हैं और ऐसे दौर में हैं जैसे जिस दौर में गांधी को लेकर प्रासंगिकता पे सवाल है, गांधी को लेकर युवाओं के मन में तमाम तरह के विचार हैं और नकारात्मकता भी बहुत है। क्योंकि महात्मा गांधी ये देश के ऐसे महापुरुष थे जिनके बारे में कछु क्या वो हमें लगा कि कमी हुई है, लेकिन इसके बाद भी आज की जो युवा पीढ़ी है, विशेष तौर पे हमारे बात की भी पीढ़ी है, उसमें ऐसो जहर अलग अलग तरीके से जहर कह सकते हैं आप, दूसरी विचारधारा कह सकते, जिसे गांधी को लेकर तमाम तरीके के विरोधाभास हैं। वही पीढ़ी के बीच में एक युवा है, आयुष आयुष चतुर्वेदी, और ये बनारस के हैं। और बनारस में इनको एक दो साल पहले एक भाषण तो गांधी जी के ऊपर जो खूब जम के वायरल भाव के बाद चर्चाओं में आया और लगातार अब ये गांधीवाद की तरफ बढ़ चले हैं। आयुष भाई, स्वागत है आपका बुंदेली बौछार में। बहुत धन्यवाद सर। आयुष भाई, आपका परिचय पहले तो हमारे दर्शकों को दो कि आप कहाँ पढ़ते हो, अभी क्या स्टडी कर रहे हो, और इसके बाद फिर अपन गांधीवाद की बात करें। जी। मेरा नाम आयुष चतुर्वेदी है और मैं वाराणसी में ही सेंट्रल हिंदू स्कूल में कक्षा 12वीं का छात्र हूँ। कला वर्ग का छात्र हूँ। कक्षा 10वीं तक मैंने नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल में पढ़ाई की और उसमें 96% मेरे अंक आए थे। और उसके बाद फिर CHS में सेंट्रल हिंदू स्कूल में मेरा एडमिशन हुआ, तो वहां भी कक्षा 12वीं में मैं इस समय हूँ, कला वर्ग से। आयुष भाई, ये बताओ कि आज की पीढ़ी जो गांधी को एक अलग नजरिए से देखती है, पुरानी पीढ़ी जब तक कम से कम हमारे पिताजी दादाजी जिन्होंने वो दौर देखा है या सुना है, उस दौर ने कभी भी गांधी को इतना नकारात्मक तरीके से हमें व्याख्यात नहीं किया। लेकिन अब आज के दौर में, व्हाट्सएप विश्वविद्यालय के दौर में और तमाम सारी चीजों के दौर में गांधी के प्रति इतनी नकारात्मकता है, इसकी वजह क्या पकड़ पाए हो और आप गांधी जी से कैसे प्रभावित हो पाए? गांधी के प्रति जो नकारात्मकता है उसकी मुझे कुछ वजहें जो दिखती हैं, वो कुछ भ्रांतियां हैं जो कि व्हाट्सएप और फेसबुक के वजह से फैली हैं। और कुछ एक चीज है कि जैसे कि आजकल के बच्चों को अगर आप गांधी की तस्वीर दिखाएंगे तो वो एक सीरियस और उबाऊ तरह के नेता लगेंगे, एक बुढ़े किस्म के नेता लगेंगे। और उनकी जगह पर अगर आप उनको भगत सिंह या चंद्रशेखर आजाद की तस्वीर दिखाते हैं तो बच्चे ज्यादा प्रभावित होंगे, उन्हें लगेगा कि ये हीरो किस्म के, जवान किस्म के नेता हैं, तो ये अच्छे हैं। तो कुछ भ्रांतियां जो फैलाई गई हैं, जबकि हम भूल जाते हैं कि चंद्रशेखर आजाद को जब कोड़े पड़ते थे तो महात्मा गांधी जिंदाबाद के नारे लगाते थे। लेकिन हम इन्हीं भ्रांतियों की वजह से जो व्हाट्सएप विश्वविद्यालय पर, जो फेसबुक पर हमें फैलाई जाती हैं, जिस किस्म से महात्मा गांधी को मुस्लिम परस्त कहा जाता है, उनकी विचारधारा पर तमाम आरोप लगाए जाते हैं, तो वो जो हमारे पास आएगा व्हाट्सएप से, जो फॉरवर्ड, अगर वही फॉरवर्ड हमें गांधी के पक्ष में भेजा जाता तो आजकल के बच्चे जो है गांधी को ज्यादा पढ़ने लगते। लेकिन चूंकि 2013-14 के बाद ये जो एक हवा बही है कि जिसमें पूरी तरह से बदनाम करने की कोशिश गांधी को हो रही है, तो उसमें ऐसे तरह के, इस तरह के मैसेजेस भेजे जाते हैं, इस तरह की तमाम उल्टी सीधी कहानियां भेजी जाती हैं और बच्चों के दिमाग में, युवाओं के दिमाग में वो चीज भरी जाती है, जिसके चलते उन्हें गांधी एक अजीब किस्म के, एक मुस्लिम परस्त और कुछ हद तक देखा जाए तो बंटवारे का जिम्मेदार उन्हें कहा जाता है। जबकि ये बहुत ही बड़ा इतिहास है कि बंटवारे को रोकने की पूरी कोशिश महात्मा गांधी ने की थी। तो यही कुछ भ्रांतियां हैं जो हम इतिहास न पढ़ के व्हाट्सएप और फेसबुक से ज्ञान लेते हैं, तो उससे ये दिक्कतें आती हैं। और जहां तक मेरी बात है तो पहले मैं भी, मतलब इतना बस मुझे लगता था कि हाँ, महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं, इतना मैं पढ़ा नहीं था पहले। कक्षा 7वीं-8वीं में मैंने सत्य के साथ मेरे प्रयोग पढ़ी। तो महात्मा गांधी को पढ़ना बहुत आसान है, अगर आप कोशिश करेंगे महात्मा गांधी को पढ़ने की तो एकदम आसान भाषा में लिखते हैं और उससे आप जुड़ सकते हैं। जबकि किसी और, वो सीरियस नहीं लिखते हैं। महात्मा गांधी के आत्मकथा में वही चीजें हैं जो हमारे साथ घटी हैं। महात्मा गांधी के को भी बुरी लतें लगी थी, महात्मा गांधी ने भी एक जमाने में बीड़ी पी थी।
तो ये चीजें वो उन्होंने खुद बताई है। तो आप एक जुड़ाव महसूस कर सकते हैं कि जो गलतियां आपने की वही गांधी ने भी की, और यही उनकी सच्चाई है और महानता है कि उन्होंने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और सबके सामने जाहिर किया। तो इससे सीखने की जरूरत है। तो इन चीजों से लगा था शुरू में, जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो लगा कि एक जुड़ाव बनता गया, और लगा कि ये हमारे ही किस्म का कोई है, जो हम इनको बहुत ही सीरियस किस्म का देखते हैं वैसे वो नहीं है, हमारे जैसे ही हैं। गांधी पैदा महात्मा नहीं हुए थे, हमारी तरह ही थे, वो महात्मा बने अपने कार्यों से बने। जी लेकिन एक बार बार बात आ रही है कि गांधी ने केवल जो भी किया, जो आज की पीढ़ी को ज्ञान दिया जा रहा है कि गांधी ने जो किया वो नेहरू के लिए किया, गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को वो महत्व नहीं दिया, गांधी ने सरदार भगत सिंह की जब फांसी हो रही थी उस समय गांधी और नेहरू ने कुछ नहीं किया। इस तरीके की जो जी बातें आ रही हैं, इस दौर में इस पीढ़ी को कैसे बताएंगे कि आखिर गांधी ने क्या किया इस देश के लिए, वो जी भी उस समय में जब पूरी की पूरी जो क्रांति सेना थी उसका एक अपना योगदान है, जो जो बिल्कुल। एक नरम दल जैसा कहा जाता है हाँ इतिहास में, तो हाँ जी गरम दल का भी एक अपना अलग स्थान है। लेकिन बिल्कुल। क्या गांधी का बिल्कुल स्थान नहीं इस देश की आजादी में? पूरा पूरा स्थान है। और जहाँ हम असल में दिक्कतें क्या हम कर देते हैं कि गांधी और अंबेडकर में, गांधी और भगत सिंह में, गांधी और सुभाष चंद्र बोस में मतभेद रहे, लेकिन हम उन्हें आज दुश्मनी की तरह दिखाते हैं कि नहीं गांधी और बोस दुश्मन थे, गांधी और भगत सिंह दुश्मन थे। जबकि हम भूल जाते हैं कि भगत सिंह जेल जाने से पहले कीर्ति पत्रिका में लेख लिखते थे और अपने कई लेखों में उन्होंने गांधी की तारीफ की है। और ये तो एक बात सीधी तौर पर है कि बोस ने ही, सुभाष चंद्र बोस ने ही सबसे पहले गांधी को राष्ट्रपिता कहा था, और गांधी ने सुभाष चंद्र बोस को अपना बागी बेटा कहा था और देशभक्तों के बीच का राजकुमार बताया था। तो यही दिक्कत है कि जब हम इतिहास पढ़ते नहीं है तो हमें जो भी एक कूड़ा भर दिया जाता है दिमाग में, हम उसी पर विश्वास कर लेते हैं। और गांधी का पूरा पूरा योगदान था, और गरम दल और नरम दल दोनों का योगदान था। बल्कि नेहरू तो पहले गरम दल से ही ज्यादा प्रभावित थे। जब लंदन में वो वकालत की पढ़ाई कर रहे थे तो उन्होंने अपने पिता मोतीलाल नेहरू को लिखा, पत्र लिखा कि आप गोखले वगैरह का साथ छोड़िए, नरम दल कुछ नहीं करने वाला है, आप तिलक के साथ जाइए और गरम दल से जुड़िए। तो नेहरू खुद शुरू में गरम दल से ज्यादा प्रभावित थे, लेकिन बाद में भारत आए, फिर गांधी से मिले तो उनका नरम दल के प्रति झुकाव हुआ। तो दोनों का बराबर योगदान है, मैं ये मानता हूं। और जैसे कि गांधी और अंबेडकर में भी कहते हैं कि गांधी और अंबेडकर में दुश्मनी थी, तो अगर हम पढ़ेंगे तो पाएंगे कि अंबेडकर ने जो पहला सत्याग्रह किया था, महार सत्याग्रह, उसका समर्थन किया था गांधी ने। और यही नहीं, अंबेडकर ने उस सत्याग्रह के मंच पर गांधी की तस्वीर लगाई थी। तो ये रिश्ते थे उस समय के जिसे हमारे दुश्मनी की तरह दिखाते हैं। मतभेद बिल्कुल थे, गांधी और बोस में मतभेद था। बोस जरूर एक हिंसा से उनको आजादी पानी थी, समाजवादी थे बिल्कुल। बोस की बेटी अनीता बोस का कुछ दिन पहले हमने देखा इंटरव्यूज में, उन्होंने बताया कि पूरी तरह से उन्होंने बताया कि बोस जो है वो एक सोशलिस्ट लीडर थे। नेहरू और बोस दोनों लोग कांग्रेस में सोशलिस्ट लीडर थे, लेकिन हम इस बात को स्वीकार नहीं कर पाते। हमें लगता है हिटलर से मिलना बोस की एक गलती थी कि वो फासिज्म को सपोर्ट करने वाले नेता से मिलते थे, लेकिन वो खुद फासिस्ट नहीं थे, वो एक समाजवादी, एक वामपंथी नेता थे सीधे तौर पर कहा जाए तो। लेकिन हम इतिहास पढ़ते नहीं हैं तो फिर हमें बरगलाया जाता है, और हम बरगलाए मतलब देने देते हैं कि हम अपने से ही उन चीजों में बहने लगते हैं। फिर ये हमारी ज्यादा गलती है। लेकिन जब तुम्हारा 2 साल पहले लगभग जो भाषण जो हिट हुआ या वायरल हुआ, उसके दौर से उसके पहले तुमने गांधी को कितना पढ़ा, और उसके बाद से लगता है कि कहीं गांधीवाद की तरह एकदम मुड़े, इसकी कोई वजह? नहीं, उसके पहले से भी मैं पढ़ता था। भाषण मेरा 9 सितंबर 2019 को मैंने स्कूल में भाषण दिया था वो। तो उसके पहले भी चाहे सेंट्रल हिंदू स्कूल में हो या उससे पहले 10वीं तक जिस स्कूल में मैंने पढ़ाई की थी, वहां भी मैं निरंतर 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, इन चीजों में भाषण देता था। और गांधी को पढ़ने की आदत मेरी 6वीं 7वीं से ही लग गई थी, क्योंकि घर का माहौल ऐसा था। पापा भी साहित्य और राजनीति से जुड़े हुए हैं, तो किताबें वगैरह आती थी। तो स्कूल के किताबों के अलावा भी जब देखता था कि ऐसी किताबें हैं तो उन्हें भी एक बार खोज कर पढ़ता था।
तो उन चीजों से एक जुड़ाव शुरू से ही रहा। भाषण वायरल भले 2019 में हुआ, लेकिन उसके पहले भी मैं ऐसे भाषण देता था और उसके बाद भी देना शुरू किया। लेकिन ये एक बात जरूर है कि उस भाषण के बाद गांधीवाद से और ज्यादा लगाव हुआ, कि उसके बाद लोगों ने उसे स्वीकारना शुरू किया, गांधी की जो प्रासंगिकता है उसे स्वीकारना बहुत हद तक शुरू किया। तो उसके बाद मुझे भी लगा कि अब इस पर और काम करना चाहिए, और यही कारण है कि कुछ कुछ चीजें मुझे जो समझ में आती हैं वो मैं महीने हफ्तों में बोल के या लिख के सोशल मीडिया पर भी शेयर करते रहता हूँ। तो उसके बाद से एक और जुड़ाव, या कहूँ कि एक और प्रासंगिकता को समझाने की कोशिश गांधी की मैं करने लगा। एक और बात कही जाती है कि गांधी का एक दौर था, जैसे बार बार ये बात कही जाती है कि उस दौर में कि गांधी कहते थे कि कोई आपके गाल में एक थप्पड़ मारे तो आप दूसरा आगे कर दो। आज के दौर में ये बात प्रासंगिक नहीं है। और जो भी गांधी के रास्ते थे, जो तीसरा पक्ष है, एक पक्ष तो उनके समर्थक का, एक विरोध का, एक तीसरा पक्ष कहता है कि हो सकता है कि आजादी के पहले वाले दौर में गांधी प्रासंगिक रहे हों, लेकिन आज गांधी कहां प्रासंगिक हैं। आज तो ऐसी चीजों का समाज में स्थान ही नहीं है। स्थान तो बल्कि तब भी नहीं था। आज तो सरकार हमारे देश के लोगों की है, तब तो ब्रिटिश सरकार थी। और तब तो बल्कि और ये ऐसी बात कहना कि आपके गाल पर कोई एक थप्पड़ मारे तो आप ना मारें, ये उस समय बहुत क्रांतिकारी बात थी। आज तो वो हल्की बात हो गई है, क्योंकि आज तो सरकार भी अपनी ही है, अपने ही देश के लोगों की है। उस समय तो ब्रिटिश सरकार थी, वो तो फिर और दिक्कत करती। तो ये उस समय जितना प्रासंगिक था, आज भी उतना ही प्रासंगिक है ये बात। और गांधी की आलोचना तो आज ही नहीं, उस जमाने में भी हुई, और बड़े बड़े लोगों ने की। कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे हसरत मोहानी, उनके फाउंडर्स में से एक थे। उन्होंने तो पूरा एक शेर लिख दिया कि गांधी की तरह बैठ के काटेंगे क्यों चरखा, लेनिन की तरह देंगे ना दुनिया को हिला हम। तो वो कहते थे कि गांधी की तरह बैठ के चरखा काटने से कुछ नहीं होगा, लेनिन की तरह, रूसी क्रांति के जो हीरो थे व्लादिमीर लेनिन, उनकी तरह हमें दुनिया को हिलाना है। तो गांधी की आलोचना तब भी पूरी होती थी, और उनकी पार्टी में ही होती थी। उनके कई मुद्दों पर नेहरू खुद उनके आलोचक थे, सुभाष चंद्र बोस उनके आलोचक थे, लेकिन गांधी आलोचना को स्वीकारते थे, और ये उनकी महानता थी। तो आज भी हम आलोचना बिल्कुल करते हैं, और आज भी अगर गांधी जिंदा होते तो उस आलोचना को स्वीकारते। और गांधी शायद, अगर आज उन्हें अपना ये कथन जो वो कहते हैं कि एक गाल पर कोई थप्पड़ मारे तो तुम दूसरा गाल आगे कर दो, वो हो सकता है कि आज के दौर को देख के वो बदल भी देते, क्योंकि वो कहते थे कि मैं खुद गांधीवादी नहीं हूँ। गांधी कहते थे कि मैं खुद भी गांधीवादी नहीं हूँ, आप होंगे मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैं जो आज कह रहा हूँ कल मैं उससे अलग कुछ कहूंगा, और जो मैं कल कहूंगा मेरी उस बात को आप सही मानिए। तो गांधी प्रगतिवादी थे, वो रोज कुछ नया बोलते थे और उस नया को मानने की बात करते थे। तो आज हो सकता है उस कथन में कुछ बदलाव करते, लेकिन उस समय भी ये कथन उतना ही प्रासंगिक मुझे लगता है। और आज तो चूंकि अपने ही देश के लोग हैं, तो आज तो और प्रासंगिक मुझे लगता है ये कथन। बिल्कुल। कुछ सवाल बार बार घूम के लौटते हैं कि गांधी के दम पे आजादी नहीं मिली, गांधी इस देश के बंटवारे के जिम्मेदार हैं, गांधी ने नेहरू को बढ़ावा ज्यादा दिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल को पीछे किया, या फिर गांधी ने तमाम सारे जो क्रांतिकारी लोग थे उनका, क्रांतिकारियों का सहयोग ना करके अपनी धारा को सहयोग किया। और बाकी जो चारित्रिक जो उनका हनन है वो तो दुनिया में किसी का भी हो सकता है, उस पर तो कोई सवाल करने का कोई बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं है। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। ऐसे सवाल जो इस देश में पिछले 1-2 दशक में उभर के सामने आए हैं, उन सवालों को लेके आपके अध्ययन में क्या मिला? जैसे एक बात तो जो गांधी को बंटवारे का जिम्मेदार बताया जाता है, तो इस पे तो मैं कहूंगा कि बंटवारे को रोकने की पूरी कोशिश गांधी ने की। 15 अगस्त को चाहे नेहरू हो चाहे सरदार पटेल हो, वो लोग दिल्ली में आजादी का जश्न मना रहे थे, और गांधी बंगाल में थे, नोआखली में थे, और दंगों को रोक रहे थे। तो गांधी ने तो पूरी कोशिश की कि देश का बंटवारा रुक जाए। और अगर आप रिचर्ड एटनबरो की फिल्म है गांधी, 1982 में आई थी, उसको देखेंगे तो मैं तो यही कहता हूँ कि इतिहास अगर आप पढ़ने में आपको दिक्कत है तो आप ऐतिहासिक फिल्में ही देख लें। तो उस फिल्म में ही ये चीज दिखाई गई है कि गांधी ने तो जिन्ना से यहाँ तक कहा, और नेहरू को मनवा भी लिया कि जिन्ना को ही हम प्रधानमंत्री बना देते हैं, लेकिन बंटवारा रुक जाए। और नेहरू बहुत हद तक ये बात मान भी गए। लेकिन चूंकि बंटवारे और द्विराष्ट्रवाद में दो संस्थाओं का या दो राजनीतिक संगठनों का बहुत सहयोग था, एक हिंदू महासभा का
जिसमें कि सावरकर ने तो जिन्ना से पहले ही द्विराष्ट्रवाद की बात कर दी थी कि हिंदू और मुस्लिम एक साथ एक राष्ट्र नहीं हो सकते, और जिन्ना ने फिर उस बात को आगे तक बढ़ाया। और उस जमाने में मुस्लिम नेता जिन्ना को या जिन्ना की पार्टी को कहते थे कि ये पागलों की पार्टी है, ये दो राष्ट्रों की बात करती है, तो उस समय उनको उतना तरजीह भी नहीं दी जाती थी। जैसे यही बात चल रही थी कि आज जो गांधी की प्रासंगिकता को हम नहीं स्वीकार कर पाते हैं और कई चीजों पर बताते हैं, तो गांधी के मतभेद वही बात है कि सबसे रही, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस रहे हो, तो सुभाष चंद्र बोस की तो बेटी नहीं, जैसा कि मैंने बताया कि उन्होंने नेहरू को और सुभाष बोस को सोशलिस्ट बोला था। तो और एक बात आती है कि गांधी ने बंटवारे को रोकने की कोशिश नहीं की, तो गांधी नोआखली में दंगे रोक रहे थे, तो गांधी ने तो पूरी कोशिश की बंटवारे को रोकने की। और एक बात कही जाती है कि गांधी ने भगत सिंह की फांसी नहीं रोकी। तो पहली बात तो भगत सिंह खुद नहीं चाहते थे कि उनकी फांसी रोकी जाए, वो कहते थे कि मैं क्रांति का पर्याय बन चुका हूं, और अब अगर मेरी फांसी रोकी जाएगी तो जो युवा वर्ग में एक इंकलाब का जो तूफान आया है वो भी रुक जाएगा। और एक दूसरी चीज है कि भगत सिंह सावरकर नहीं थे कि वो माफीनामा लिखेंगे, वो कभी भी नहीं चाहते थे कि उनकी फांसी रोकी जाए। और लेकिन गांधी ने और नेहरू ने और यहाँ तक कि बोस ने भी पूरी कोशिश की कि उनकी फांसी रुके। गांधी ने जब 11 मांगे की थी, उनकी 11 मांगे नहीं मानी गई, और उसी में ये मांग भी उनकी नहीं मानी गई। और नेहरू को जैसे कहा जाता है कि नेहरू ने भी कुछ कोशिश नहीं की, तो नेहरू तो जेल में मिलने गए थे भगत सिंह से, लेकिन आज वो पूरा इतिहास ही पलट दिया गया है, हमें कुछ बताया ही नहीं जाता, जबकि जवाहरलाल नेहरू भगत सिंह से जेल में मिलने गए थे। और यही नहीं, भगत सिंह के जो वकील थे आसिफ अली, वो कांग्रेस के ही नेता थे, वकील थे भगत सिंह के, वामपंथी थे भगत सिंह, उनकी वकालत कर रहे थे, और वो कांग्रेस के नेता थे। उनकी पत्नी थी अरुणा आसिफ अली, जो भारत छोड़ो आंदोलन में 1942 के बहुत ही बड़ा उनका योगदान था। तो ये इतिहास रहा है कि सबने एक दूसरे को, सबके रास्ते भले अलग अलग थे, लेकिन सबने कोशिश की देश को आजादी दिलाने की, और सबने एक दूसरे को बचाने की भी कोशिश की। आयुष भाई ये बताइए, एक आखिरी सवाल है कि जिस जी। तरीके से गोडसे की पूजा हो रही है देश के कुछ हिस्सों में, गोडसे को हीरो बना के पेश किया जा रहा है, गांधी के शहीद दिवस पे क्या कहेंगे इस पूरे मुहिम को? ये बहुत ही गलत है। एक संसद में बैठी हुई एक सांसद जब गोडसे को देशभक्त कहती है, तो बड़ा ही बुरा लगता है जब वो लोग ऐसा कहते हैं। लेकिन ये देश गांधी और बुद्ध के देश में, जब भी आप विदेशों में जाएंगे तो भारत को महात्मा गांधी और महात्मा बुद्ध के देश के रूप में जाना जाता है। आप देश के अंदर कितना भी गोडसे का बखान कर लें, लेकिन जब विदेश में जाना पड़ेगा, आपको उन्हीं के नाम से जाना जाएगा कि आप गांधी के देश से आए हैं। तो इन चीजों को मैं बेवकूफी ही कहूंगा। गोडसे ने जो की थी, वो किया था, वो भी एक बेवकूफी थी, और आज उसका महिमा मंडन करना भी उससे भी बड़ी बेवकूफी है। तो इन चीजों से हमें बचना है, और ये देश हमेशा से गांधी का ही रहा है। आज कुछ दिक्कतें हैं, विचारधाराओं में तब्दीली हो रही है, लोग हिंसक विचारधारा की तरफ प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन फैज अहमद फैज ने लिखा था कि चंद रोज और मेरी जान, फकत चंद ही रोज। तो कुछ दिन और फिर बदलाव आएगा, क्योंकि ये देश हमेशा से शांति प्रिय रहा है, आंदोलन प्रिय रहा है। तो ये देश महात्मा गांधी को स्वीकारेगा। उसने स्वीकारा था 1947 में, 1942 में, 1919 में, 22 में, और 2000 जो 21वीं सदी है, इसमें भी गांधी को ही स्वीकारना चाहिए, और स्वीकारे जाएंगे गांधी, ये तय है, क्योंकि ये देश उन्हीं का है, उन्हीं के विचारों पर ये देश आगे बढ़ सकता है। एक सवाल बस आखिरी आपसे पूछेंगे आयुष कि गांधी को आपने बहुत पढ़ा है, गांधी पे आप लगातार अध्ययन कर रहे हैं, गांधी के व्यक्तित्व की 3 कमियां बस, अच्छाइयां तो बहुत अच्छा। बताई आपने। नहीं, हाँ बिल्कुल। कमियां जो मुझे लगता है, जैसे कुछ छोटी बातों पर एक बड़े आंदोलन को रोक देना, ये कमी तो एक तरफ से कहा जाए नहीं है, ये अपनी जो विचारधारा है उस पे एक कट्टरता से विश्वास करना है कि जब चौरी चौरा में जो कांड हुआ उसके चलते उन्होंने पूरे आंदोलन को रोक दिया। तो ये कमी तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन एक ये है कि एक बड़ा आंदोलन शायद एक घटना की वजह से नहीं रोकना चाहिए था उन्हें, क्योंकि ये एक व्यापक आंदोलन बन रहा था। लेकिन उनकी जो विचारधारा थी, क्योंकि
गांधी थे तो नरम दल के, लेकिन उनके बारे में उनके दोस्त थे चार्ली, वो कहते थे कि तुम नरम दल के ही हो लेकिन तुम्हारे विचार कट्टर हैं, तुम जो एक बार विश्वास कर लेते हो फिर उसको पूरा करके ही मानते हो। तो गांधी का ये विचार था कि जब चौरी चौरा के बाद उन्हें आंदोलन वापस लेना था तो उन्होंने लिया, उनके विचार के हिसाब से ये बिल्कुल सही था। और कुछ कमियां जो मुझे दिखती हैं, वो एक तो ये लगती है कि उन्होंने अब कमियां क्योंकि ढूंढने में मुझे बहुत ही दिक्कत आ रही है उनकी कमियां ढूंढने में। एक चीज तो ये है कि कमियां बल्कि उन्होंने ये की कि उन्होंने अपनी कमियों को बता दिया। अगर नहीं बताया होता तो शायद आप जानते भी नहीं कि उनकी कमियां क्या हैं। उन्होंने जैसे कि अपने ब्रह्मचर्य के प्रयोग के बारे में भी खुद ही लिखा है, और उन्होंने बीड़ी पी इसके बारे में भी खुद ही लिखा है। तो उनकी एक कमी तो यही है कि उन्होंने अपने बारे में सब कुछ लिख दिया। अगर न लिखे होते तो बाकी नेता नहीं लिखते हैं और हम जान भी नहीं पाते, और गांधी उनसे भी ज्यादा पूजे जाते और पूजे जाएंगे। तो यही कुछ कमियां हैं। बाकी तो मुझे ऐसी कुछ खास, एक अपने विचार पर कट्टर होना उनकी कमी तो नहीं कह सकते, लेकिन उनका एक विश्वास भी था। जैसे कि जब उन्होंने नेहरू को वो चाहते थे, बिल्कुल चाहते थे, और कहते भी थे कि मेरी मृत्यु के बाद मेरी भाषा नेहरू ही बोलेगा। तो एक चीज तो है कि एक व्यक्ति पर उनका बहुत ही ज्यादा विश्वास था। ये कमी भले नहीं थी लेकिन विश्वास जरूर था। तो यही कुछ चीजें, बाकी ऐसी कुछ प्रॉपर कमियां तो मुझे नहीं दिखती हैं उनके अंदर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आयुष आपको बुंदेली बौछार पे। और उम्मीद करें कि आप जैसी युवा पीढ़ी, नए बच्चे गांधी को पढ़ें, देश के इतिहास को पढ़ें और सही चीज को पढ़ें, सही को सही और गलत को गलत बोलने की प्रेरणा हर हाल में लें। थैंक यू। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपका। बुंदेली बौछार की शानदार खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबाएं, तभी पूरी खबरें आपके पास आ पाएं।